हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे जो कि मैं आपको पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस करवा रहा था, जो कि आपके आने वाले सीटो 2020 के लिए ईवीएस शॉर्ट नोट्स करके मैंने आपकी एक सीरीज स्टार्ट करी थी, जिसमें हमने जो भी एनसीईआरटी बुक्स के अनुसार पढ़ी थी उसमें हम शॉर्ट नोट्स के हिसाब से काफ़ी अच्छी तरीके से, जो कि आप देखते ही विजुअलाइजेशन करते ही आपको सारी की सारी चीज़ें ध्यान में रह जाएँ, वो समझ में आ जाए, उस प्रकार से हम ईवीएस शॉर्ट नोट्स कर रहे थे। जो कि आज का हमारे क्लास नंबर लेक्चर नंबर कौन सा है, तो 6th है। इससे पहले मैं आपके 5 लेक्चर ले चुका हूं, अगर आपने वीडियोस देखी होंगी तो आपको पता होगा, जिसमें हमने एक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे पूछे जा चुके हैं वो, और 4 के अंदर हमने कुछ सब टॉपिक्स करे थे, जैसे कि एनिमल्स को हमने 2 भाग में पढ़ा था, स्कूल कैसे जाते हैं बच्चे उसको 1 भाग में पढ़ा था, और हमने प्रीवियस वीडियो में पौधे से रिलेटेड आपका जो चैप्टर होता है उससे रिलेटेड हमने चैप्टर स्टार्ट कर रखा था, वो हमने टॉपिक स्टार्ट कर रखा था, जिसमें मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता दी थी। आज हम बात करेंगे उसके आगे वाले टॉपिक्स के बारे में। ओके, तो इस लेक्चर को आप एंड तक देखते रहेगा, आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो नोटबुक निकालिए, आज की डेट डालिए, लिख लीजिए लेक्चर नंबर 6 ईवीएस शॉर्ट नोट्स, लेक्चर नेम पौधे प्लांट्स पार्ट 2 भाग 2। इससे पहले मैं आपको भाग 1 करवा चुका हूं, जिसमें मैंने आपको प्लांट्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई थी। नहीं देखी हैं तो मैं लिंक नीचे छोड़ दूंगा, चैनल में अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, वहां जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हो। ओके, तो वृक्षों की बात करी जाए तो कुछ आपके इंपॉर्टेंट वृक्ष हैं जिसके बचाव के चक्कर में काफ़ी लोगों ने अपनी जानें गंवा दी थी, या कुछ इंपॉर्टेंट वृक्ष हैं उनके बारे में बात करेंगे। और वीडियो के एंड में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी रखे हैं, उनको भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहां से एग्जाम्स में डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं आपसे। ओके, तो सबसे पहला वृक्ष यानी कि आपका सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है खेजड़ी वृक्ष, जिसे आप खेजड़ी ट्री कहते हो। आपने काफ़ी पढ़ा होगा इसके बारे में। क्यों? क्योंकि सन 1731 ईस्वी में राजस्थान के जोधपुर में एक अमृता देवी विश्नोई नाम की एक महिला थी। उन्होंने खेजड़ी वृक्ष को, यानी कि आपका यहाँ पर एक गांव पड़ता है खेजड़ीली गांव, वहाँ पर आप ये खेजड़ी वृक्ष को बचाने हेतु उन्होंने, उनके बच्चों ने और 363 महिलाओं के साथ स्वयं का बलिदान कर दिया था। इसलिए ये जो है खेजड़ी वृक्ष बहुत मशहूर भी हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंस भी है खेजड़ीली विलेज के लिए। क्यों? जैसे कि देख सकते हो ये आपकी खेजड़ी वृक्ष है, जो कि आपके रेगिस्तानी इलाकों में पाया जाता है। ओके, तो जैसे आप देख सकते हो सन 1731 में, इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा, 1731 में जो राजस्थान के जोधपुर के राजा हुआ करते थे, उनको अपने महल बनाने के लिए कुछ लकड़ियों की आवश्यकता थी। तो उन्होंने अपने लकड़हारों को जंगल में भेजा और लकड़ियां काट के लाने के लिए कहा। तो वो सारे के सारे लकड़हारे कहाँ पहुंच गए? वो खेजड़ीली गांव में पहुंच गए, जहां पर खेजड़ी के वृक्ष हुआ करते थे। ये ऐसे वृक्ष होते हैं जिनके पेड़ों में कभी कीट नहीं लगते, यानी कि दीमक नहीं लगती, इसलिए लकड़ी भी अच्छी मानी गई थी। तो वहां के राजा ने यहाँ पर भेज दिया अपने लकड़हारों को और सारे के सारे जंगल काटने, यानी कि लकड़ी काटने के लिए। तो लेकिन वहां के लोगों ने इनको बचाने के लिए क्या करा? सबों ने अपना पेड़ बचाने के लिए चारों तरफ देख, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हो, इमेज में वो पेड़ को पकड़कर खड़े हो गए। लेकिन लकड़हारे इसलिए डर रहे थे, अगर हम बिना लकड़ी के गए तो राजा मार देगा, इसलिए उन्होंने क्या करा, जिन जिन लड़कों या औरतों ने वो पेड़ पकड़ रखे थे उनके साथ ही उन पेड़ को काट दिया। तो उस चक्कर में 363 महिलाएं और अमृता देवी विश्नोई और उनके बच्चों की मृत्यु हो गई थी। जब राजा को ये चीजें पता लगी तो राजा ने ये आदेश दिया कि इस गांव का कोई भी व्यक्ति या किसी भी प्रकार का कोई पेड़ को नहीं काटेगा। ओके, तो राजा ने बाद में संदेश दे दिया था। इसलिए कहा जाता है खेजड़ी वृक्ष जो है वो इतने इंपॉर्टेंट थे खेजड़ीली गांव के, क्योंकि उनको ये हरा भरा रखता था रेगिस्तानी इलाके में, कि ये हरा भरा गांव था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस आपको ध्यान रखना है। इसी के लिए भारत सरकार ने आपका वन जीवन संरक्षण आपका एक पुरस्कार भी निकाला था। ओके, तो ध्यान रखिएगा 1731 में राजस्थान के जोधपुर में अमृता देवी विश्नोई ने और उनके बच्चों ने और 363 महिलाओं ने पेड़ों को बचाने के लिए क्या कर दिया था? स्वयं का बलिदान कर दिया था। अगर आपसे पूछा जाए इस पेड़ में ऐसी क्या खासियत है, तो इस पेड़ में कीड़े नहीं लगते, दीमक नहीं लगते हैं। इसी को देखते हुए भारत सरकार ने, यानी कि हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने एक अवार्ड स्टार्ट करा, जो कि अमृता देवी विश्नोई नेशनल अवार्ड, यानी कि अमृता देवी वन जीवन संरक्षण राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू किया था 2010 में। किसके ऑनर पर? तो अमृता देवी विश्नोई के ऑनर पर। ओके, तो जो आप पर्यावरण को या पेड़ पौधों को सुरक्षित रखता है, उन लोगों को ये क्या दिया जाता है? पुरस्कार दिया जाता है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इनकी यानी कि जो वो है खेजड़ी वृक्ष है, इनकी छाल से
दवाई के काम हेतु प्रयोग होती है। जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये जो पेड़ होती है इसकी जो छाल होती है वो दवाई हेतु में काम भी होती है, यानी कि मेडिसिन बनाने के लिए भी काम में आती है। एक इसकी लकड़ियों में कीड़े भी नहीं लगता, यानी कि जो कि मैंने आपको बोल चुका हूँ इंसेक्ट फ्री होती हैं इसके वुड में, इनकी लकड़ियों में कभी कीड़े नहीं लगते। साथ ही साथ में जो खेजड़ीली गांव है वहाँ के लोग इसके जो पेड़ में फलियां लगती है, जैसे कि आप ये देख रहे हो इस पेड़ में फलियां भी लगती हैं, तो इन फलियों की जो खेजड़ी विलेज के लोग हैं वो यहाँ पर क्या करते हैं, इसको सब्जी के रूप में, वेजिटेबल के रूप में इसका इस्तेमाल करते हैं। साथ ही साथ में पेड़ और जानवर हमारे बिना रह सकते हैं पर हम उनके बिना नहीं। यह पूरा का पूरा स्लोगन जो है वो किसका है, तो खेजड़ीली गांव के जो बुजुर्ग लोग हैं, जो ओल्ड मैन हैं, उनका ये कथन है। तो ध्यान रखिएगा, अगर पेड़ हैं तो हम हैं, ये पूरा का पूरा जो स्लोगन दिया गया है ये किसका दिया गया है, तो खेजड़ीली गांव के बुजुर्गों का दिया गया है, ओल्ड मैन का दिया गया है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। अब तक ये वाला पॉइंट पूछा नहीं गया है तो ध्यान रख सकते हो आप, क्योंकि ये वाला पॉइंट पूछे जाने के पूरे चांसेस हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका सेकंड, बीजों का प्रकीर्ण, यानी कि आपका डिस्पर्सल ऑफ सीड्स, यानी कि जो सीड्स होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते हैं। वो आपने देखा होगा जो जंगल है वो दिन पर दिन बड़ा होता जाता है, वो रुकता नहीं है। क्यों, वहाँ पर केवल कोई मनुष्य भी नहीं रहता जिसके कारण वो पेड़ों को लगा दे, लेकिन फिर भी वो जंगल बढ़ता रहता है। ऐसा क्यों होता है, तो जंगल जो बीज होते हैं, यानी कि जंगलों को उगाने के लिए, पेड़ों को उगाने के लिए जो बीज चाहिए होते हैं, वो बीज का प्रकीर्ण जो होता है उसको जो इधर उधर फैलाते हैं, वो किसके द्वारा फैलाया जाता है, तो वो हवा, जल और जीवों के द्वारा, एयर, वाटर एंड लिविंग बींग्स के द्वारा। जैसे कि आप देख सकते हो डैंडीलाइन का एक फूल है जिसके बीज, ये देखो छोटे छोटे से जो ब्राउन ब्राउन दिख रहे हैं ना आपको, ये क्या है, आपके बीज हैं। तो ये पूरा का पूरा पौधा कैसा होता है, जब हवा चलती है तेज तो इसके बीजों को उड़ाकर ले जाती है, जैसे कि आप ये देख रहे हो उड़ाकर ले जाती है। इसलिए एक जगह से दूसरी जगह जो बीज जाते हैं वो हवा की मदद से भी जाते हैं। दूसरा, जैसे कि आप ये देख रहे हो एक कोकोनट जो है वो पानी में पड़ा हुआ है, तो एक समुद्र में जब नारियल गिरता है तो पानी उसको एक द्वीप से लेकर दूसरे द्वीप तक बहाता हुआ ले जाता है, जिसके कारण एक द्वीप से दूसरे द्वीप नारियल का जो पूरा का पूरा नारियल होता है वो पहुंच जाता है, जिसके कारण उससे वृक्ष बन जाता है। यानी कि पानी भी मदद करता है बीज को एक जगह से लेकर दूसरी जगह पर ले जाने में। और साथ ही साथ में लिविंग जो बींग्स होते हैं, यानी कि जो जीव होते हैं, चाहे वो पक्षी हो, जैसे कि देख सकते हो ये बीज खा रही हैं, कई बार अपने चोंच में दबा कर ले जाती हैं इधर से उधर और गिर जाता है कहीं पर, तो उस चक्कर में भी हो जाता है। कई बार ये खाती हैं तो बीज इनका पचता नहीं है, जब ये बीट करती हैं तो बीट के साथ में बीज भी साबुत निकल जाता है। तो एक जगह से दूसरी जगह पर वो लिविंग बींग्स के द्वारा, चाहे वो चिड़िया हो, गिलहरी हो या कोई और हो, तो उनकी मदद से भी बीज जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा जो बीजों का डिस्पर्सल किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, एयर, वाटर एंड लिविंग बीइंग, हवा, जल और जीवों के द्वारा। और साथ ही साथ में एक तीसरा तरीका भी है, क्या है, तो वो है आपका एक सोयाबीन। सोयाबीन आपने सभी ने देखी होगी, आटे के अंदर हम मिलाकर कई बार चने और सोयाबीन को डालकर आटा पिसवाते हैं। आपने पिसवाया होगा तो आपको पता होगा, नहीं पिसवाया तो कोई बात नहीं। जैसे कि आप इमेज में देख रहे हो ये पूरी की पूरी क्या है, आपकी सोयाबीन है। तो सोयाबीन होती क्या है, तो ध्यान रखिएगा सोयाबीन की फलियां जो होती हैं वो पक कर सूख जाती हैं, जो कि छिटक कर बीज बिखर जाते हैं। तो चौथा तरीका क्या हो गया, तो यहाँ पर जैसे देख सकते हो कच्ची में जो सोयाबीन होती है वो तो बिल्कुल सिंपल होती है, मजबूत होती है, लेकिन जैसे ये सूख जाती है तो ये आपस में देख सकते हो जैसे खुल गई है, तो छिटक कर इसके बीज जो होते हैं वो इधर उधर फैल जाते हैं, जिसके कारण बीजों का विस्तारण जो होता है, जो डिस्पर्सल होता है वो भी कैसे होता है, छिटकने से कारण से हो जाता है। ध्यान रखिएगा, सोयाबीन गेट ड्राई एज सून एज देयर रिप एंड देयर सीड्स स्कटर्स। ओके, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा सोयाबीन की जो फलियां होती हैं वो पककर जब सूख जाती हैं तो छिटक कर बीज जो होते हैं उसके इधर उधर बिखर जाते हैं। ओके, तो ये था आपका चौथा तरीका, जो बीजों को इधर उधर ले जाने का तरीका भी होता है। लेकिन ये कारगर तरीका जो होता है वो आसपास के इलाके में ही रहता है, लेकिन जो बाकी तीन तरीके थे वो दूर दूर तक जा सकता है। ओके, तो तीसरा था आपका सोयाबीन के जो बीज होते हैं वो छिटक कर इधर उधर फैल जाते हैं। अब सोयाबीन की बात आई है तो आपको ये पता होना चाहिए कि सोयाबीन जो था वो भारत में कहाँ से आया, ये चाय कहाँ से आई, गोभी कहाँ से आया, बैंगन कहाँ से आया, तो ये वाले क्वेश्चंस भी कई बार पूछ लेते हैं। तो चलिए एक बार वेजिटेबल देख लेते हैं, कौन से इलाके से कौन सी चीज़ें हमारे भारत में आई थी या भारत से कौन सी चीज़ बाहर गई थी। तो लिख लीजिए फोर्थ पॉइंट,
कौन लाया, यानी कि जो खाने पीने की खाद्य सामग्री होती है वो आखिर कौन लेके आया था। ओके, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मिर्चियों की, यानी कि चिलीज की। तो ध्यान रखिएगा, पुर्तगाली लोग जो मिर्ची थी वो भारत पर लेकर आए थे। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। जो पोर्चुगीज थे, आप सभी को पता है पोर्चुगीज ने सबसे पहले गोवा पर आक्रमण करके उसको कब्जे में करा था। तो वो किस बहाने आए थे, तो व्यापार करने के बहाने ही आए थे। ओके, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। पोर्चुगीज लोग जो थे, पोर्चुगीज जो पीपल थे, पुर्तगाली जो लोग थे, वो मिर्ची लेके आए थे भारत में, लेकिन लाए कहाँ से थे, तो ध्यान रखिएगा साउथ अमेरिका, यानी कि दक्षिण यहाँ पर हल्का सा मिसप्रिंट हो गया, अफ्रीका लिख गया, अफ्रीका नहीं होना चाहिए था, ये अमेरिका होना चाहिए था। ओके, तो ध्यान रखिएगा कहां से लेकर आए थे वो, तो दक्षिण अमेरिका से लेकर आए थे। क्या, तो मिर्ची लेकर आए थे। क्वेश्चन पूछा जाए भारत में मिर्ची कौन लाया, तो पुर्तगाली लोग यानी कि पोर्चुगीज पीपल्स लेकर आए थे। लाए कहां से थे, तो दक्षिण अमेरिका यानी कि साउथ अमेरिका से लेकर आए थे मिर्ची। जैसे कि आप देख रहे हो इमेज में, पुर्तगालीज लोग जो थे वो व्यापार करने समुद्र के रास्ते आए थे पहली बार, और फिर धीरे धीरे वो अपने साथ मिर्ची लेकर आया और मिर्ची का व्यापार उन्होंने शुरू करा। और जब धीरे धीरे उन्होंने देखा भारत में, तो उन्होंने धीरे धीरे गोवा पर कब्जा भी कर लिया था। ओके, तो पहली बार मिर्ची लेकर कौन आया था भारत में, पुर्तगाली लोग लेके आए थे दक्षिण अमेरिका, साउथ अमेरिका से। नेक्स्ट है आपका भिंडी, गोभी और मटर। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। लेडी फिंगर, कॉलीफ्लावर और पीस जो है, ये तीनों की तीनों चीजें कौन लेके आया भारत में, तो ये अफ्रीका से आए थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। ये सारी की सारी चीजें कहाँ से आई थी, तो अफ्रीका से आई थी इंडिया में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भिंडी, गोभी और मटर, ये तीनों की तीनों चीज कहाँ से आई थी भारत में, अफ्रीका से आई थी। ओके, नेक्स्ट है आपका चाय। चाय कहाँ से आई थी हमारे देश में, तो असम से आई थी। यानी कि चाय जो पत्ती होती है वो किसकी पैदावार है, तो भारत की अपनी खुद की है। और साथ ही साथ पूछा जाए सोयाबीन, जो कि ध्यान रखिएगा सोयाबीन कहाँ से आई थी, वो चाइना से, चीन से आई थी भारत के अंदर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। जो कि छिटक्कर बीज मैंने आपको बताए थे, तो पहली बार भारत में सोयाबीन कहाँ से आई थी, तो चाइना से आई थी, चीन से आई थी। तो ये तो होगी बात अब तक की, जो कौन सी चीज कहाँ से आई थी, आपको जो ध्यान रखनी है। अब भारत में खुद की कौन सी चीजें हैं, तो ध्यान रखिएगा। बैंगन, मूली, सेम, करेला, पालक, मेथी, आम, संतरा, बेर व केला, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो किस चीज़ की हैं, तो खुद भारतीयों की है, ये कहीं से नहीं आई थी। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। बैंगन, मूली, करेला, सेम, पालक, मेथी, आम, संतरा, केला और बेर, ये सारी की सारी चीज़ें मूल निवासी कहाँ की हैं, तो ये भारतीय मूल निवासी है, ये भारतीयों की खुद की पैदावार है, ये कहीं से नहीं आई थी। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा इस बात को। ब्रिंजल, रेडिश, बीन्स, बिटर ग्राउंड, स्पिनिच, परवल, टिंडा, मेथी, मैंगो, ऑरेंज, बनानाज, ये सारी की सारी चीज़ें कहाँ की हैं, वो खुद की, भारत की है, अपनी है। ओके, तो ये सारी की सारी चीज़ें अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा कौन सी चीज़ें कहाँ से आई और भारत की खुद की कौन सी चीज़ें हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका फिफ्थ थ्रेशर, यानी कि थ्रेशर्स। अब ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये 2-3 बार से नहीं पूछा जा रहा है और पिछली सालों में कई बार ये रिपीट हो चुका है, तो इस बार आपके चांसेस है आने वाले सालों में कुछ जरूर पूछा जाएगा इससे क्वेश्चन। ओके, अब ये थ्रेशर की जगह कई बार थ्रेशरिंग भी लिखा आ जाता है, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आखिर इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा, दाने को बाली से अलग करने हेतु थ्रेशर का या थ्रेशरिंग का प्रयोग होता है। जैसे कि आप इंग्लिश में देख सकते हो, नाउ ए डे थ्रेशर्स आर यूज्ड टू सेपरेट द ग्रेन्स फॉर काफ। तो देख सकते हो जैसे कि पुराने ज़मानों में जो धान की फसल या गेहूं की फसल जो कटती थी, तो गेहूं की फसलों को बाली से अलग करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करा जाता था, तो पुराने के पूरे आज भी इस्तेमाल करा जाता है छोटे पैमाने पर। तो आदमी क्या कर लेते हैं, अपने हाथों में पूरी की पूरी फसल पकड़कर उसको किसी ठोस चीज़ पर पटकते थे, जैसे कि ईंट वगैरह पर या बैलगाड़ी वगैरह पर, जिससे दाने जो होते थे वो अलग हो जाते थे और बाली थी जो होती थी वो अलग हो जाती थी। तो उसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, थ्रेशरिंग यानी कि थ्रेशर कहा जाता है। ओके, लेकिन आजकल इसी चीज का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, तो मशीन का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिस मशीन को ही क्या कहा जाता है, थ्रेशर कहा जाता है, जिसमें एक तरफ से वो फसल डालते हैं, दूसरी तरफ से ये भूसा निकल जाता है और यहाँ से इसका दाना निकल आता है। ओके, तो चाहे वो पुराने जमाने का तरीका हो या नए जमाने का तरीका हो, तो अगर आपसे पूछा जाए दाने को बाली से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो थ्रेशर यानी कि थ्रेशरिंग कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। कई बार ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है, 2-3 सालों से नहीं पूछा जा रहा है, अब आपका पूछे जाने की पूरे के पूरे चांसेस हैं। इंपॉर्टेंट होगा पॉइंट, ध्यान रखिएगा। ओके,
और उसी के साथ साथ में आपको निष्पावन यानी कि विनोइंग भी याद रखना है। क्यों? क्योंकि ये दोनों चीजें ना आपस में कोरिलेटेड है, लेकिन कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि दाने को भूसे से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा निष्पावन यानी कि विनोइंग कहा जाता है। ओके, तो अगर आपसे बात करी जाए बाली को यानी कि दाना जो होता है वो फसल से बाली से अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो थ्रेशरिंग कहा जाता है। और फिर जब थ्रेशरिंग करते समय आपने देखा होगा दाने और भूसे जो होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं, तो भूसे से दाने को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो निष्पावन कहा जाता है। ओके, दोनों चीज देखिए क्वेश्चन थोड़े थोड़े सिमिलर है, बस बाली और भूसे का अंतर है, लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं वहीं पर ही। इसलिए ध्यान रखिएगा बाली से फसल को अलग करने की प्रक्रिया को, दाने को अलग करने की प्रक्रिया को थ्रेशरिंग कहा जाता है, और भूसे से दाने को अलग करने की प्रक्रिया को निष्पावन कहा जाता है। जैसे कि आप देख सकते हो एक महिला जो है वो ऊंचे टेबल पर अब खड़ी है और हवा की मदद से वो ऊपर से दाने गिर रही है, जिसमें से जो हल्के कण होते हैं यानी कि जो भूसे होते हैं वो उड़कर आगे की चले जाते हैं, और जो भारी होते हैं यानी कि जो दाने होते हैं वो नीचे की ओर गिरने लग जाते हैं, जिसके कारण भूसा अलग हो जाता है और दाने अलग हो जाते हैं। ओके, इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, निष्पावन कहा जाता है। या फिर कई बार हवा नहीं होती तो क्या करते हैं, हवा खुद पैदा करते हैं, उत्पन्न करते हैं। किसकी मदद से? या तो कोई पंखा चला देगा आजकल के ज़माने में, लेकिन पहले ज़माने में लाइट नहीं थी, तो ऐसे प्रकार के इस्तेमाल करके वो एक महिला जो थी या कोई आदमी उसको हिलाता था, जिसके कारण हवा उत्पन्न होती थी, जिसके कारण भूसा जो होता था उड़कर आगे चला जाता था और दाने नीचे गिर जाते थे। ओके, चाहे वो कैसी भी प्रक्रिया हो, बस मेन आपको ध्यान रखना है कि भूसे से दाने को अलग करने की प्रक्रिया को विनोइंग यानी कि निष्पावन कहा जाता है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों के दोनों ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 7th कीटहारी पौधे, आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा जा चुका है आपसे। इंसेक्टिवरस प्लांट्स, अब ये कौन कौन से प्लांट्स होते हैं, तो ध्यान रखिएगा सबसे पहले आपको याद रखना है नेफनेथीस। और कोई प्लांट आपको याद ना हो बेशक, लेकिन नेफनेथीस जरूर याद रखिएगा। ये आपका एक कीटहारी पौधा है जो कि कहाँ पाया जाता है, तो इंडोनेशिया, भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। अब ये दिखता कैसा है, तो ये रहा आपका नेफनेथीस पौधा, जो कि एक देख सकते हो गिलास के आकार का है, लेकिन इसके ऊपर ये है एक ढक्कन लगा होता है। जैसे ही इसके अंदर कोई कीड़ा जाता है, इसके ऊपर बैठता है, तो ढक्कन ऊपर से बंद हो जाता है। ओके, तो छोटे मोटे कीड़े मकोड़े या चूहे वगैरह ये खा लेता है। ओके, तो पौधे भी जो हैं वो जीवों का शिकार करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपसे पूछा जाए कि कीटहारी पौधा वह कौन सा कीटहारी पौधा है जो कि भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है, तो नेफनेथीस जो है वो आपका भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है, और साथ ही साथ में वो इंडोनेशिया में भी पाया जाता है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, ये आपका काफी बार पूछा जा चुका है। और इसके साथ साथ में यहाँ पर मैं लिखना भूल गई है, ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। जैसे कि आप इंग्लिश में पढ़ोगे तो दिस इज फाउंड ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया एंड मेघालय इन इंडिया। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए कहाँ कहाँ पाया जाता है, वैसे अब तक जो पूछा जा चुका है वह इंडोनेशिया और भारत का ही पूछा जा चुका है। ओके, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, ये कहाँ पर है आपका, इंडोनेशिया, भारत और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और इसके साथ साथ में आपके कुछ और कीटहारी पौधे हैं, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हो, ये भी आपके कीटहारी पौधे हैं, जिसका नाम क्या है, तो यूट्रिक्यूलिया, ड्वेसेरा और वेनस फ्लाई ट्रैप, ये भी आपकी क्या है, तो ये तीनों के तीनों भी आपकी कीटहारी पौधे हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि इसके अलावा कौन कौन से 3 आपके बाकी कीटहारी पौधे हैं, तो इनका भी नाम ध्यान रख सकते हो, ये भी आपकी कीटहारी पौधे हैं, ये भी कीड़ों को खाते हैं। जैसे कि देख सकते हो, ये दोनों की तरफ से आपका ये ऐसा ढक्कन सा खुला होता है, इसका ये ऐसा ढक्कन सा खुला होता है। जैसी ये मक्खी इसके यहाँ पर बैठी तो ऊपर वाला ढक्कन जो होता है वो नीचे कर लेता है, और ये जो दांत से देख रहे हो इसके, ये आपस में क्रॉस होके, जैसे आप अपनी उंगलियों को आपस में फंसा लेते हो, वैसे ये आपस में फंसाकर इसको बंद कर लेता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा, कीटहारी पौधे से नेफनेथीस कीटहारी पौधा जो है ये भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, भारत के मेघालय राज्य है, नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है, इसलिए मैं आपको बार बार फोकस कर रहा हूँ इस पॉइंट पर। ओके, नेक्स्ट और 8th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, वेलक्रो। आप सभी को पता है वेलक्रो जो है वो आजकल की ज़िंदगी में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। क्यों? चाहे वो बैग हो, स्लीपर्स हो, या फिर किसी भी प्रकार की कोई वायर हो जो कि काफ़ी लंबी होती है, उसको लपेटने के लिए वेलक्रो का ही इस्तेमाल किया जाता है, जो कि आपस में पट्टियाँ चिपक जाती हैं। ओके, देखी होगी, लेकिन इसका आविष्कार किसने किया था और कब किया था, तो ध्यान रखिएगा, वेलक्रो का जो आविष्कार किया गया था वो 1948 में किया गया था जॉर्ज मास्टल के द्वारा। अब ये जॉर्ज मास्टल जो थे, इन्होंने इसको आविष्कार किस प्रकार से किया था, तो ध्यान रखिएगा, यह
ये और इनका कुत्ता जो था वो दोनों को दोनों शहर पर निकले थे, कहाँ पर, जंगल में। लेकिन इन्होंने जब वापस आए तो देखा इन्होंने कि कुत्ते के ऊपर है ना कुछ बीज से चिपके हुए थे, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हो, ये छोटे छोटे से बीज से चिपके हुए थे, जो कि आपके ये प्रकार के बीज होते हैं। तो जॉर्ज मॉस्टल के मन में ये उत्पन्न हुआ, ये आखिर चिपक कैसे रहे हैं। तो उन्होंने उसके ऊपर आविष्कार करना शुरू करा, उन्होंने उसको जांच पड़ताल करा, समझना शुरू करा, तब जाकर उन्होंने वेलक्रो का आविष्कार किया। जैसे कि आपने बचपन में जरूर ये कार्यस्थानी जरूर करी होगी, आसपास के इलाकों में ये पौधे दिख जाते हैं कोने कोने पे दीवार पर चिपके हुए, दीवार से निकलते हुए। ओके, तो वहां से उखाड़ कर आपने बचपन में जरूर दूसरों के ऊपर फेंक के चिपकाया होगा। ओके, बिल्कुल, मैंने तो करा है, आपने करा है नहीं करा वो आप देखिए, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। ओके, इसलिए मुझे पता है इस पौधे के बारे में, क्योंकि मैंने खूब छेड़खानी करी है इस पौधे से। दोस्तों के बालों में चिपका देना या पीछे बम पर चिपका देना उस पर, जो कि पूंछ से निकल जाती है, और फिर उसका खूब मजाक उड़ाना। ओके, तो ये वेलक्रो का आविष्कार किसने करा था, तो जॉर्ज मॉस्टल ने करा था 1948 में। कुत्ते के ऊपर चिपक गई थी, जिसके कारण इनको ये आविष्कार करने का सूझ उत्पन्न हुई। ओके, तो ये तो होगी अब तक की आपकी सारी इंपॉर्टेंट बातें। अब बात कर लेते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदुओं की, जो कि डायरेक्टली आपके क्वेश्चंस यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन, प्याज जुलाई महीने में उगाई जाती है। तो एनसीईआरटी बुक्स में आपकी खेती के बारे में एक चैप्टर था जिसमें प्याज के बारे में बताया गया था, इसलिए ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी बुक्स के अनुसार अनियन इज ग्रो इन द मंथ ऑफ जुलाई। अगर आपसे पूछा जाए प्याज किस महीने में बोई जाती है, उगाई जाती है, तो जुलाई मंथ में। कई बच्चे कहते भी हैं कि सर थोड़ी सी आगे पीछे भी हो जाता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन एनसीईआरटी बुक्स में हमें जुलाई बोल रखा है, इसलिए हम जुलाई मानकर चलेंगे। ओके, साथ ही साथ में विलुप्त पौधे, जीव या पक्षियां जो होती हैं, इनके बारे में जो लिखा हुआ है, कौन सी बुक है, तो एक रेड डाटा बुक है। उस बुक के अंदर जितनी भी विलुप्त प्रजातियां हैं उसके बारे में पूरी की पूरी डिटेल इंफॉर्मेशन दी गई है। अभी बात करें गए विलुप्त पौधे की, तो ये दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, जो कि अब तक बात करी गई हैं 20 से भी ज़्यादा ऐसी प्रजातियां जो कि विलुप्त हो चुकी हैं, जो कि रेड डाटा बुक के अंदर लिखा गया है। जैसे कि स्नो ऑर्चिड जो है, उसी में से एक आपका ऐसा पौधा है जो पहले ज़माने में मिलता था, आज के ज़माने में विलुप्त हो चुका है। जैसे कि विलुप्त जीव की बात करी जाए तो डायनासोर जो है वो विलुप्त हो चुका है, या पक्षी की बात करी जाए तो डोडो एक पक्षी, बकत जैसा पक्षी होता था, वो भी विलुप्त हो चुका है। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने अपने समय पर जब उन्होंने कब्जा कर रखा था भारत पर, उन्होंने इसका अंधाधुंध शिकार करा, जिसके कारण ये डोडो पक्षी जो है वो बिल्कुल ही विलुप्त हो गया है आज की कगार पर। ओके, तो ये पूरी की पूरी जो डिटेल है वो आपके किस में प्रकाशित की गई है, तो रेड आपके एक बुक होती है रेड डाटा बुक, उसके अंदर सारी विलुप्त प्रजातियों के बारे में लिखा गया है डिटेल में। मैंने आपको ये चीज़ें अच्छे से पढ़ा रखी हैं पहले, टेंशन मत लो, अगर आपको ध्यान नहीं है तो दोबारा पढ़ा दूंगा। अगर आपको दोबारा पढ़ना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। क्रोटोन नामक एक पौधा होता है, क्रोटोन प्लांट जो होता है वो इंडेक्ट करता है किस चीज़ की ओर, जब प्लांट को वाटर चाहिए होता है, यानी कि पौधों की सिंचाई कब करनी है, इसके बारे में वो जानकारी देता है। तो डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि किसानों को अपने पौधों के अंदर पानी की कमी किसके द्वारा पता चलती है, या पानी कब डालना है, तो क्रोटोन नामक पौधा होता है उसके द्वारा सिंचाई कब करनी है, इसके बारे में पता किया जाता है। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, केरल में, तमिलनाडु में और कर्नाटक में इडली, डोसा और चावल खाए जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ तक आपका नहीं था, आपको बस इतना ध्यान रखना है केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक ये ऐसे राज्य हैं जहाँ पर चावल की पैदावार ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर कौन सी डिशें खाई जाती हैं, चावल से बनी हुई डिशें खाई जाती हैं। इडली भी चावल से बनता है, डोसा भी चावल से बनता है, और चावल तो चावल से बनता ही बनता है। ओके, लेकिन ये मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं था, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था, यहाँ से आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि केरल में यानी कि केरला के अंदर क्या खाई जाती है, एक टेपियाको, एक डिश होती है टेपियाको, वो बहुत पसंद की जाती है। ओके, तो अब ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि टेपियाको डिश कहाँ पर खाई जाती है, तो ध्यान रखिएगा भारत के केरल राज्य में खाई जाती है। और एक ऐसा कौन सा राज्य है जिसके घरों के आंगन में ही नारियल का पेड़ होता है। ओके, तो ध्यान रखिएगा केरल एक ऐसा राज्य है जो कि अपने घरों के अंदर ही नारियल के पेड़ उगाया करते हैं। हर किसी घर में नारियल का एक पेड़ जरूर देखने को आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। उसी के साथ साथ में हांगकांग में सांप का एक व्यंजन खाया जाता है जिसका नाम क्या है, तो लिंग हू फैन है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। इन हांगकांग स्नेक्स आर यूज्ड एज ए फूड एंड दैट इज कॉल्ड एज लिंग
हू फैन। ओके, इंपॉर्टेंट है। सांप से बस बनी हुई डिश का क्या नाम है? तो लिंग हू फैन है। कहाँ पर खाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा, हांगकांग में खाया जाता है। जो कि आपने क्वेश्चन देखा भी होगा कि मैं और मेरी माँ को सांप से बनी हुई एक डिश बहुत पसंद होती है, जिसको खाने के लिए हम पास वाले रेस्टोरेंट में अधिकतर बार बार जाया करते हैं। तो ये लड़का और इसकी माँ कहाँ की रहने वाली हो सकती है, या वो जो डिश खाती है उसका नाम क्या है? तो लड़का और उसकी माँ जो है वो हांगकांग की रहने वाली है, और जो डिश खाती है उसका नाम क्या है? तो ली हू फेंग नाम है उस डिश का। ओके, काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। ओके, तो यहाँ पर आकर आपका जो पौधा वाला यानी कि प्लांट्स वाला चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। ओके, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अब कुछ इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं, क्योंकि कई बच्चों को पता ही नहीं होता हमारे क्लास टाइमिंग क्या है। तो ध्यान रखिएगा, क्लास टाइमिंग जो होता है हमारा ईवीएस का, वो डेली 12:15 पर, कितने पर? 12:15 पर आपकी क्लास होती है डेली। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। पहली बात ये। दूसरी बात, कई बच्चे कहते हैं सर आपकी वीडियोस का नोटिफिकेशन नहीं मिलता है। तो वीडियो का नोटिफिकेशन ना मिलना आपका एक कारण है यूट्यूब, जो कि नोटिफिकेशन नहीं भेज पाता है। ओके, तो उसकी तोड़ के लिए हमने टेलीग्राम ग्रुप बना रखा है। अगर आप उसमें ज्वाइन नहीं हो तो जल्दी से ज्वाइन हो जाए। वहाँ से आपको सारी की सारी नोटिफिकेशन बिल्कुल टाइम पर दी जाती है, क्लास शुरू होने से 2 मिनट पहले दे दी जाती है। तो आप वहाँ पर आकर अपनी क्लास ले सकते हो, जिसका लिंक मैंने आपको टेलीग्राम का नीचे दे रखा है, और हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में भी है। तो वहां जाकर आप उस पर ज्वाइन हो सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। और साथ ही साथ में अब तक हमारी आपने ऑफिशियल एप्लीकेशन यानी कि ऐप डाउनलोड नहीं करी है तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए, जिसका नाम क्या है? तो DK अकेडमी नाम है हमारी एप्लीकेशन का, जिसका लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। कमेंट बॉक्स में पहला कमेंट देख दिया जाएगा, जहां पर आपको डेली एक क्विज दिया जाता है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ओके, तो कुल मिलाकर ये आपकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, जाके आपको सारी की सारी चीज़ें पता चल सके। अब मुझे ये बताइए, जैसे कि ईवीएस मैंने आपके शॉर्ट नोट्स स्टार्ट कर रखे हैं, वैसे ही आपके हिंदी और मैथ्स के भी स्टार्ट करने हैं, ताकि आपकी तैयारी और अच्छे से अच्छे हो सके, जैसे कि आपकी ईवीएस की हो रही है। ओके, अगर स्टार्ट करना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे जल्दी लिख कर बताइएगा। ओके, तो ये थी दोस्तों आज की हमारी पूरी की पूरी वीडियो। कैसी लगी? जैसे कि मैं बोलता हूँ, मेरे द्वारा पढ़ाया गया अगर आपको अच्छा लगता है तो नीचे जाके वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। क्यों? क्योंकि इस प्रकार की वीडियोस बनाने में ना काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी सर्च करना पड़ता है, और काफ़ी चीज़ें आपके लिए लानी पड़ती हैं इंपॉर्टेंट। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, और साथ ही साथ में अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ओके, और साथ ही साथ में अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके साथ में जो बेल आइकन होगा उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।